हेलो डियर स्टूडेंट, ब्रिलियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में अपना जो चैप्टर नंबर 2 था बहुपद, वो समाप्त कर लिया था। तो आज हम इस नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम चर के बारे में जानते हैं। चर क्या होता है? एक ऐसी राशि जिसका मान परिवर्तन योग्य होता है। जैसे आपके पास x है, x का कुछ भी मान हो सकता है, एक भी मान हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कुछ भी मान हो सकता है यहाँ पर। और मैंने बताया था आपको रैखिक समीकरण क्या होता है। समीकरण के बारे में जानते हैं। मैंने आपको बहुपद की डेफिनेशन बताई थी कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घात ऋणोत्तर हो, यदि उसमें बहुपद का मान अर्थात जो px है उसका मान शून्य रख दें तो वो बहुपद क्या होगा, अर्थात बीजीय जो व्यंजक होगा वो क्या हो जाएगा, समीकरण बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब जानते हैं रैखिक समीकरण युग्म। तो मैंने आपको रैखिक बहुपद की डेफिनेशन बताई थी। एक ऐसा बहुपद जिसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात 1 हो, तो क्या बताया था, रैखिक बहुपद बताया था। और रैखिक बहुपद में यदि px का मान अर्थात बहुपद का मान शून्य रख दे तो क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन अर्थात रैखिक समीकरण। जैसे एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल अर्थात रैखिक बहुपद है। यदि इस बहुपद का मान शून्य के बराबर रख दे तो ये क्या बन जाएगी, आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। बट अब हम यहाँ चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रहे हैं दो चरों वाले, अर्थात इसमें दो चर इंक्लूड होंगे। एक चर x होगा, एक चर y होगा। हो सकता है x को t भी मान लिया जाए, हो सकता है y को कुछ और फंक्शन मान लिया जाए, जैसे u मान लिया जाए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं थोड़ा, 1 मिनट रुकिए। It's 9:07 a.m. बच्चों, डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, और युग्म का मतलब ये होता है आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होगी। अर्थात जैसे एक लीनियर इक्वेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगी और एक लीनियर इक्वेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगी। ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन होते हैं एक साथ आएंगी, इसे क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर x तथा y की अधिकतम घात 1 हो, तो ऐसे समीकरण को दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप कुछ इस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है? ax
प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यहाँ x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, क्योंकि x और y के मान कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के अनुसार। और इनकी अधिकतम घात, x की भी अधिकतम घात 1 है और y की भी अधिकतम घात 1 है। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सी हो जाएगी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेना, यहाँ a नॉट इक्वल 0 व b नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। एक एग्जाम्पल ये हो गया। सेकंड एग्जाम्पल ये हो गया, ये भी आपका क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है बच्चों, एक बार डेफिनेशन उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और युग्म की बात करेंगे तो इस प्रकार की दोनों इक्वेशन एक साथ आ जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहेंगे। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है, बस इसमें जो इक्वेशन होगी वो दो होगी। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ये बच्चों आपकी जो एक्सरसाइज है वो ग्राफीय विधि है। मतलब इसमें क्या है, आपको एक ग्राफ पेपर पर इन इक्वेशन को हल करके उनका सॉल्यूशन लिखना होगा। अर्थात इसमें क्या है, जो ग्राफ होगी आपके पास उसमें डायग्राम बनाने पड़ेगा, आपको इक्वेशन दर्शानी पड़ेगी। ठीक है, फिर उनका जो सॉल्यूशन है वो कॉपी में लिखना पड़ेगा और ग्राफ पेपर पे बनाना होगा। ठीक है, मैं आपको कल या परसों जैसे ही आता है मैं आपको ग्राफ पेपर भी दिखा दूंगा, उसमें कैसे बनेगा ये ग्राफ। ठीक है, पहले नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, उतार लिया होगा आपने, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ और डेफिनेशन लिखा देता हूँ। एक मिनट रुकिए बच्चों, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। इसका बेसिकली मैं आपको मीन समझा देता हूँ। जैसे आपके पास कोई दो इक्वेशन देगा, ये आपके पास क्या है, दो रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, इनको जैसे ही आप हल करोगे तो आपके पास ग्राफ पेपर कुछ इस प्रकार होगा, इसमें बहुत सारी छोटे छोटे डब्बे होंगे। इस प्रकार ये ग्राफ पेपर होगा आपका। बाज़ार में मुश्किल से आपको 10-20 रुपए का मिल जाएगा।
ठीक है, ये आपके पास ग्राफ पेपर हो गया। मैंने बताया था ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश, ये आपका मूल बिंदु 0,0। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशनों को हल करते हैं, इनके कुछ न कुछ मान आएंगे। जैसे x के कोई भी मान आ गए तो उसके लिए इक्वेशन एक तरह से ये हो गई, किसके लिए, फर्स्ट के लिए। इस इक्वेशन को हल करेंगे तो कुछ इसके पॉइंट प्राप्त होंगे, तो इसका हल कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। उसको ग्राफ पेपर पर एक ऐसी रेखा द्वारा डिनोट कर देंगे। वो हल करवाऊंगा मैं आपको, तब और बता दूंगा। अब दूसरी इक्वेशन है, उसका हल कुछ इस प्रकार प्राप्त हुआ। तो ये दोनों इक्वेशन एक बिंदु पर काट देते हैं, तो ये बिंदु क्या होगा, प्रतिच्छेदी बिंदु होगा। ठीक है, ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है, तो इसका कितना हल प्राप्त होगा, केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है तो एक हल प्राप्त होता है। तो ये जो हल होगा बच्चों, वो क्या होगा आपका, संगत हल। क्या होगा, संगत हल। ठीक है, जैसे एक और बताता हूं, ये आपका मान लो ग्राफ पेपर है, उस पर डिनोट करते हैं एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई डैश, ये आपका मूल बिंदु हो गया। ठीक है, एक रेखा समीकरण युग्म, ये समीकरण है, उसकी एक रेखा प्राप्त हुई ऐसे, और एक समीकरण है, उसकी रेखा प्राप्त हुई ऐसे। ठीक है, अब ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। समानांतर है तो कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो यहां लिखेंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, तो इनका असंगत हल प्राप्त होता है। असंगत हल क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर ही नहीं रही, क्योंकि एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, अब एक और बताता हूं आपको। जैसे आपके पास एक ये इक्वेशन का हल और इस प्रकार की रेखा प्राप्त हुई, अब एक और इक्वेशन है, वो इसी के ऊपर समपाती है, अर्थात इसके सारे हल इसी इक्वेशन पर हैं, तो ये हल क्या होंगे, एक दूसरे के समपाती होंगे। अर्थात लीनियर इक्वेशन का हर हल दूसरी इक्वेशन के बराबर होगा, तो हमें कौन से प्राप्त होंगे, अनंत हल। जैसे इसके पॉइंट एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो उस दूसरी समीकरण के भी हल यही प्राप्त होते हैं। तो ये क्या होंगे, इन समीकरणों के हल अपरिमित प्राप्त होते हैं। तो इन्हें आश्रित समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके बहुत सारे हल प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आश्रित समीकरण युग्म कहते हैं। अब इनकी बेसिक डेफिनेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं और इनको नोट डाउन भी करवाता हूँ। ये आपको समझाया है, मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको रेखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप लिखवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आने से पहले, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। लिखेंगे दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक इक्वेशन ये हो गई। सेकंड,
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ये जो दोनों इक्वेशन है ये किसके हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप में। युग्म मतलब जोड़ा, ये दोनों जोड़े एक साथ आ जाएंगे तो इसका युग्म हो जाएगा। और लीनियर इक्वेशन बताया था जिसमें चरों की अधिकतम घात 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगी? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप हो जाएगा। ठीक है, यदि एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको इसके सॉल्यूशन भी लिखवा देता हूँ मैं आपको। चलो इसमें डेफिनेशन ऐड कर लेते हैं। एक ऐसी रैखिक समीकरण युग्म जिसका केवल एक हल प्राप्त हो, तो ऐसे हल को संगत हल कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो आपकी रैखिक समीकरण है एक दूसरे को क्या होगी? प्रतिच्छेद करेगी। यहां लिख लेना संगत हल डेफिनेशन। इसमें रैखिक समीकरण एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसलिए इसे अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि इसका संगत हल होगा या नहीं होगा, इसका एक अनुपात के रूप में भी इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है बच्चों, एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको। और जो इक्वेशन है एक तरह से रेखा का समीकरण होता है। चूंकि रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी होता है। ये भी तो लीनियर है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? हम रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिक्कत एक बार नोट डाउन कर लीजिए। यदि इस प्रकार का आपको पास कोई भी हल प्राप्त होगा, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 हो जाए, ये b1 है बच्चों, b1/b2 प्राप्त होगा, तो रेखाएं क्या होगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो हमें क्या प्राप्त होगा? इसका संगत हल प्राप्त होगा। तो हमें संगत हल प्राप्त होगा, अर्थात अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अर्थात अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर हम इसके ग्राफ के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। मैं आप ग्राफ बना देता हूँ इधर, तो आप इसको लास्ट में नोट करिएगा। ठीक है,
इसका ग्राफ है x x डैश y y डैश। एक समीकरण ये हो गई और एक समीकरण ये हो गई, ए बी और ये सी डी। रेखा का नाम दे दिए, ये आपका पॉइंट हो गया, ये आपका प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु, अर्थात यही इस पॉइंट का क्या होगा, हल प्राप्त होगा। इसे ही क्या कहते हैं, समीकरण का हल, समीकरण का हल। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको, और कोई भी दिक्कत हो तो एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। एक बार नोट करिएगा पहले इसको। बच्चों आपने उतार लिया होगा ये। इसमें कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ A1 A2 B1 B2 C1 C2 वास्तविक संख्या है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आराम से उतार लीजिए, और इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे असंगत हल। एक बार उतार लीजिए इसको अच्छे से। और बच्चों इसको अविरोधी समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार प्रतिच्छेद होने के बाद ये दोनों अपने अपने पथ पर आगे बढ़ जाएंगे, कभी भी इनका आपस में इस प्रतिच्छेद बिंदु के बाद दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो समीकरण है वो कौन सी है, रेखिक समीकरण। और रेखिक समीकरण में क्या होगा बच्चों, एक ही हल प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें चर की जो अधिकतम घात होती है वो क्या प्राप्त होती है, एक होती है। ठीक है, तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे असंगत हल के बारे में। और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जो भी स्टूडेंट होंगे, जो भी आपके मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, वो इन वीडियो का लाभ उठा सके और बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। थैंक यू बच्चों, राधे राधे।